हेलो डियर फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, वेलकम ऑल ऑफ यू अगेन इन आवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ई टीचर। डियर स्टूडेंट, आज हम यूनिट 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं, कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड ऑफिस मैनेजमेंट। ये पेपर बीए सेकेंड ईयर वालों को एज ए सेक पढ़ाया जाता है, स्किल एनहेंसमेंट कोर्स। इससे पहले हमने यूनिट 3 को ऑलरेडी अपलोड कर लिया है। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार आप सभी लोगों को फिर से रिमाइंड कर देना चाहता हूं कि जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल ई टीचर को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दें और प्रेस भी करें बेल आइकन को, ताकि उनको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आगे बढ़ते हैं इसके सिलेबस की ओर। फोर्थ यूनिट में जो टॉपिक्स इस प्रकार से हैं, हमने पढ़ना है कि मशीन क्या है और इक्विपमेंट्स क्या है, उनकी इंपॉर्टेंस और ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है ऑफिस में। उसके बाद ऑफिस की सेफ्टी और सिक्योरिटी का मतलब क्या है और उसकी क्या महत्व है, और इसके साथ है क्या क्या हैजर्ड्स होते हैं, खतरे होते हैं ऑफिस मैनेजमेंट में। उसके बाद कौन कौन से स्टेप्स हम ले सकते हैं कि ताकि ऑफिस की जो सेफ्टी को इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। उसके बाद है साइबर क्राइम क्या है। तो ये टॉपिक्स हमने पढ़ने हैं। यहाँ पे कुछ टॉपिक्स मल्टीपल टाइम्स दिए हैं, लेकिन हम इनको एज ए टुगेदर करके पढ़ेंगे सबको। उसके बाद नेक्स्ट है मेजरमेंट ऑफ ऑफिस वर्क, कि ऑफिस का कार्यालय का जो काम है उसका कैसे इवैल्यूएशन कर सकते हैं, उसको कैसे मेजर कर सकते हैं। तो इसमें इसका इंपॉर्टेंस है, फिर पर्पस है, और उसके बाद है लास्ट में कि डिफिकल्टीज क्या क्या हमें आ सकती है, मुश्किलें क्या क्या आ सकती है कि ऑफिस के जो वर्क को मेजर करने में। तो डे स्टूडेंट, अब आगे बढ़ते हैं मेन टॉपिक की ओर। तो ये यूनिट काफ़ी आसान है, ज़्यादा मुश्किलें नहीं है, क्योंकि सेक एज स्किल एनहेंसमेंट कोर्स के तौर पे जब पेपर पढ़ाया जाता है तो इसमें ऐसे टॉपिक हैं जो जनरल में मानता हूँ। थोड़ा सा आप कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करोगे तो उसके बाद अगर थोड़ा सा आप नेट से पढ़ोगे तो आराम से बहुत सारी चीज़ों को आप लिख सकते हो बिना किसी विशेष किसी बुक्स को कंसर्न किए। तो ये सारे टॉपिक में बिल्कुल ब्रीफ में मैंने स्लाइड्स बनाई है, लिखा है, और इन पूरे स्लाइड्स में जो भी मैंने मटेरियल दिया है उसको आपने पढ़ना है, उसके बाद समझना है, उसके बाद अपने असाइनमेंट बनाए, नोट्स बनाए और एग्जाम के लिए अपने आप को प्रिपेयर करें। तो देखो, आज का एडमिनिस्ट्रेशन अगर हम कंपेयर करें ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, तो बिल्कुल चीज़ें चेंज हो चुकी है। ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन में आपने देखा होगा कि किस प्रकार से जो काम होता था वो एडमिनिस्ट्रेशन को फाइलों में, रजिस्टर में या मैनुअली मैक्सिमम काम होता था। लेकिन अब न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो इस पूरे एज को, उस एरा को हम बोलेंगे कि जो एज है, ये एडमिनिस्ट्रेशन है, ये मशीनों का है और इक्विपमेंट्स का है। यहाँ पे सारा काम डिजिटलाइज हो चुका है, मशीनों द्वारा किया जा रहा है। तो इस प्रकार के सिस्टम को, मैनेजमेंट को, ऑफिस मैनेजमेंट को हम ई मैनेजमेंट भी बोल सकते हैं या ई एडमिनिस्ट्रेशन भी बोल सकते हैं। तो एक ई गवर्नेंस करके पेपर भी है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को, जीई वालों को जो पढ़ाया जाता है। लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि ऑफिस में क्या क्या मशीन है और क्या क्या इक्विपमेंट हम प्रयोग में लाते हैं। तो आपने विभिन्न प्रकार के ऑफिस में जब विजिट किया होगा, आपने देखा होगा कि वहाँ पे विभिन्न प्रकार की मशीनें होती है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के टूल्स जिनको हम बोलते हैं, आईसीटी के टूल्स। और वो टूल्स इस प्रकार से किसी भी ऑफिस में, जैसे टाइपराइटर देखा होगा, कंप्यूटर देखा होगा, कैलकुलेटर देखा होगा, प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया, इवन पेन हो गया, मोबाइल फोन हो गया, लैंडलाइन फोन हो गया। तो ये सारी मशीन्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं जो ऑफिस या एडमिनिस्ट्रेशन में काम करने के लिए उपयोग की जाती है। तो इन सभी इक्विपमेंट्स और टूल्स को बोलते हैं मशीन एंड इक्विपमेंट्स। तो जो मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन है वो, उसको क्यों डिमांड है इन सभी मशीन से, नई नई इक्विपमेंट्स की जरूरत क्यों है या नई नई अपडेशन की क्यों जरूरत है? क्योंकि मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन में हमें काम को फास्ट करना है। ठीक है, काम को फास्ट करने के लिए मशीन का प्रयोग करना पड़ेगा, इक्विपमेंट का प्रयोग करना पड़ेगा, जिससे हमारा टाइम और मनी दोनों सेव हो सके। ठीक है, तो ऑफिस मैनेजमेंट में जब हम विभिन्न मशीनों का प्रयोग कर रहे हैं, इक्विपमेंट्स का प्रयोग कर रहे हैं, तो इसके बहुत सारे पर्पस हैं, बहुत सारी इंपॉर्टेंस है, ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो ये क्या ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हो सकती हैं और इसकी इंपॉर्टेंस क्या क्या हो सकती है, इन सभी को हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं, इनको एक एक पॉइंट के साथ। तो पहला ऑब्जेक्टिव जो मैं मानता हूँ कि मशीन और इक्विपमेंट हमें यूज क्यों करने किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो इसलिए कि आज के टाइम में हम कम से कम लेबर को एम्प्लॉय करना चाहते हैं, कि कम लोग हो तो कम लोग होंगे तो लोगों को ज्यादा पैसा देना नहीं पड़ेगा। तो ज्यादा पैसा नहीं देना पड़ेगा तो काम अगर किसी ऐसी चीज से कराए जिससे काम ज्यादा फास्ट हो सके, तो लेबर आपने कम यूज करनी है, हर ऑर्गेनाइजेशन यही चाहेगा। उसके बाद आप जब किसी मशीन को प्रयोग कर रहे हो किसी लेबर की जगह, तो वो मशीन ज्यादा तेजी से काम करेगी, तो ज्यादा तेजी से काम करेगी तो वहां पे आपका समय की बचत होगी। तो दूसरा पर्पज हो गया या दूसरा इंपॉर्टेंस भी बोल सकते हैं,
उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंस मैं मानता हूँ मशीनों का प्रयोग या इक्विपमेंट का प्रयोग या इसका ऑब्जेक्टिव क्या हो सकते हैं, वो है टू प्रोवाइड वर्क एफिशिएंसी। तो मैंने बोला टाइम सेव की बात कर रहे हैं, तो टाइम सेव कैसा होगा, जब वर्क में एफिशिएंसी हो, जब वर्क में तीव्रता होगी, जब काम करने में तेजी होगी। तो काम करने में तेजी आपने देखा होगा कि आज के टाइम में कैलकुलेटर है जो मैं बोल सकता हूँ, वो इस प्रकार की कैलकुलेशन कर सकता है जो 100 लोग भी नहीं कर पाते हैं। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है टू रिड्यूस फ्रॉड एंड करप्शन। तो फ्रॉड एंड करप्शन होने की कमी रहती है, जैसे कि अगर मशीन से किसी भी प्रकार का काम कराते हो तो मशीन ऑटोमेटिकली उस काम को करती है, लेकिन आप उस काम को अगर ह्यूमन बीइंग से कराते हो तो वहां पे ह्यूमन बीइंग अगर किसी प्रकार की पैसे की बात करे या किसी और इंफॉर्मेशन की बात करे तो उस इंफॉर्मेशन को या उस पैसों को अपने हित के लिए प्रयोग कर सकता है, जिसको हम करप्शन या फ्रॉड भी बोल सकते हैं। लेकिन अगर मशीन है किसी प्रकार का अपने काउंटिंग में रखी हुई है तो वो मशीन उसी प्रकार से करेगी जिस प्रकार से आपने इंस्ट्रक्शन उसमें सेटअप किए हैं। उसके बाद टू प्रोवाइड क्वालिटी इन वर्क। तो आपने देखा होगा कि पहले के टाइम में सारे काम जो हैंड राइटिंग में होते थे, तो आज कंप्यूटर में अगर कोई डाटा आप इनपुट कर रहे हैं तो उसकी क्वालिटी और वो बिल्कुल सही कोई भी इसको पढ़ सकता है। लेकिन अगर मैनुअल किसी ने काम किया होगा तो किसी का हैंड राइटिंग कैसा होगा और किसी का कैसे, तो कहने का अर्थ था कि जो क्वालिटी मशीन्स के द्वारा मिलती है। अब इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी या कम्युनिकेशन की बात करें तो आज ऐसे ऐसे इक्विपमेंट है जिनकी क्वालिटी प्रीवियस जो मैनुअल वर्क से कई बेहतर है, कई गुना बेहतर है। तो नेक्स्ट है टू प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी इन वर्क। फ्लेक्सिबिलिटी में साधारण भाषा में बोलूँ कि जब मैनुअल आप काम करते हो, किसी रजिस्टर पे लिखते हो, किसी फाइल में लिखते हो, तो एक बार लिख देते हो तो आपको पूरा पेज फाड़ना पड़ता है अगर आपसे गलती होती है। लेकिन अगर आज कंप्यूटर में हो तो जो गलती आपने की है उसको आसानी से उसको एडिट कर सकते हो, उसको चेंज कर सकते हो बिना किसी नुकसान के। नेक्स्ट है टू रिसाइकल द वर्क। टू रिसाइकल का मतलब है अगर आपसे जैसे कोई पेज आपने फाड़ दिया जो आप फाड़ना नहीं चाहते या आपसे गुम हो गया, तो ऐसी स्थिति में उस इंफॉर्मेशन को आपने दोबारा से पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर कंप्यूटर और मशीन की बात करें तो वो इंफॉर्मेशन जो आपसे गलती से डिलीट हो गई है या जानबूझ के भी आपने डिलीट किया उसको आप दोबारा से पा सकते हो, जो रिसाइकल हो सकती है। तो ये मशीन द्वारा बहुत आसानी से हो सकता है। नेक्स्ट है ईजिली टू अचीव टारगेट्स। तो कहने का अर्थ है कोई काम आपने करना है, आपने रखा है कि मैंने एक दिन में इतना काम करना है, इतना डाटा एंटर करना है, तो आज के टाइम में मशीन के द्वारा उस काम को करना बहुत आसान हो चुका है। नेक्स्ट है फास्ट कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन आपने देखा होगा कि पहले के टाइम में अगर आप चिट्ठी भेज रहे हो तो इंसान के द्वारा वो चिट्ठी किसी तक पहुंचती है, उसमें 10 15 20 दिन भी लग सकते हैं। लेकिन आज के टाइम में आपके पास मोबाइल फोन है, लैंडलाइन है, या इसके अलावा आप वीडियो ग्राफी के थ्रू अपने कम्युनिकेशन कर सकते हो। तो कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा फास्ट हो चुका है मशीनों के द्वारा। उसके बाद टू यूज़ लेस रिसोर्सेज। तो लेस रिसोर्सेज कहने का अर्थ है संसाधन, चाहे इंसान की बात करें, मानव संसाधन की बात करें या दूसरे मटेरियल रिसोर्सेज की बात करें, जब मशीन का प्रयोग करते हैं तो किसी भी प्रकार के संसाधन का कम प्रयोग करती है। जैसे कि अगर इंसान को रख रहे हो तो इंसान के लिए आपको विभिन्न प्रकार के और संसाधन की उनको देने की जरूरत पड़ती है। जैसे कि उसको रहने के लिए स्थान बड़ा चाहिए और भी अलाउंसेस चाहिए। लेकिन अगर आप एक बार आपने मशीन खरीद ली है तो उसमें एक बार का खर्चा होता है, तो उसके बाद उसको जो दोबारा संसाधनों की उसकी जो चलने के लिए जरूरत होती है बहुत कम संसाधन उसमें लगते हैं। तो इस प्रकार से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस और ऑब्जेक्टिव्स जिसके जरिए हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से ऑफिस में हमें विभिन्न प्रकार के जो मशीन्स हैं और इक्विपमेंट्स को चलाना चाहिए। अब हम बात करते हैं ऑफिस की सेफ्टी और सिक्योरिटी। देखो सेफ्टी और सिक्योरिटी दोनों यहाँ पर सिनोनिम्स लग रहे हैं मुझे कि हिफाजत और सुरक्षा। तो यहाँ पे हम समझेंगे कि सेफ्टी और सिक्योरिटी क्यों जरूरी है किसी भी कार्यालय के काम करने में। तो आपने देखा कि आज के टाइम में जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बड़ी से बड़ी बनती जा रही है। ह्यूमन रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है। और ह्यूमन रिसोर्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है तो उसको काम करने के लिए मटेरियल रिसोर्सेज की जरूरत भी पड़ती है, ठीक है। मटेरियल रिसोर्सेज कहने का अर्थ है कि जब कोई इंसान को आप रिक्रूट करते हो किसी पोस्ट के लिए तो उसके बाद उसको अगर वो टेलीफोनिक काम कर रहा है तो उसको अलग प्रकार का टेलीफोन, मोबाइल या लैंडलाइन चाहिए जिससे लोगों को सेवाएं दे सके। या कंप्यूटर पे बैठ रहा है तो कंप्यूटर वाले विभिन्न प्रकार की कंप्यूटर, अच्छे से अच्छा कंप्यूटर चाहिए, इंटरनेट फैसिलिटी चाहिए। तो कहने का अर्थ है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए ह्यूमन और मटेरियल रिसोर्स दोनों की जरूरत है। और जब मटेरियल रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज को आप रखते हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो आज की ऑर्गेनाइजेशन जब इतनी बड़ी होती जा रही है, इतनी कॉम्प्लेक्स हो रही है, क्योंकि पास ऑर्गेनाइजेशन बहुत छोटे होते थे, लेकिन आप मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन में जब लोग आबादी बढ़ रही है, लोगों को अलग अलग प्रकार की सेवाओं की जरूरत है, तो जब सेवाओं की अलग अलग सेवाओं की जरूरत है लोगों को, तो हमें ऑर्गेनाइजेशन बड़ी बनानी पड़ रही है, अलग अलग सेवाएं शुरू करनी पड़ रही है। तो देखा होगा कि आज के टाइम में जो बिल्डिंग है देखो कितनी बड़ी बड़ी लार्ज है,
इतनी लार्ज हैं, इतनी बड़ी-बड़ी हैं कि वो बिल्कुल आसमान को छू रही है, ठीक है? और कम से कम स्पेस होने के बाद, कम से कम लैंड होने के वजह से हम आज 110, 150 स्टोरी हमने बिल्डिंग बना रहे हैं। तो ये सारी इसीलिए हो रहा है, ये बनाने की ज़रूरत इसलिए हो रही है कि क्योंकि आबादी बढ़ रही है, हमें ज़्यादा सर्विसेज़ देनी है, कम स्पेस लेना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रखना है, मटेरियल रिसोर्सेज़ का प्रयोग करना है। तो ऐसी स्थिति में जो हम मटेरियल रिसोर्सेज़ रख रहे हैं या ह्यूमन रिसोर्स रख रहे हैं, तो उसको सेफ्टी और सिक्योरिटी की ज़रूरत है, ठीक है? जो मैंने ऊपर वाले कारण सारे बताए, उन कारण में ये है कि लोगों को हमने सिक्योरिटी जो स्टाफ काम कर रहा है, उसके साथ जो मटेरियल रिसोर्सेज़ हमने उनको दिए हैं, चाहे कंप्यूटर दिया है, किसी प्रकार का डिजिटल डिवाइस दिया है, दोनों को हमने जब सिक्योरिटी प्रदान करते हैं, जो प्रोटेक्शन प्रदान करते हैं, मैन और मटेरियल को कि वो किसी भी प्रकार का हैज़र्ड या खतरा से उनको इम्पैक्ट ना हो, तो इस प्रकार की सेफ्टी प्रोटेक्शन को बोलते हैं हम सेफ्टी और सिक्योरिटी ऑफ ऑफिस। देखो आप प्रोटेक्शन कहाँ-कहाँ से मिलनी विभिन्न प्रकार के हैज़र्ड्स खतरे आपने देखा होगा, जैसे फ्लड आ सकता है किसी कोई ऑफिस है, वहाँ फ्लड आने के चांस हो सकते हैं अगर ज़्यादा बारिश होती है तो। लैंडस्लाइड भी हो सकता है, अर्थक्वेक भी हो सकता है, मैन मेड हैज़र्ड्स का मतलब होता है देखो नेचुरल होता है जो प्रकृति की मतलब प्रोसेस से होते हैं और मैन मेड मतलब जो मानव ने अपने सुविधा के लिए बनाए होते हैं लेकिन उनमें जब कुछ गड़बड़ी हो जाती है तो उनसे जब कोई डिजास्टर हो जाता है या आपदा आ जाती है तो उसको बोलते हैं मैन मेड हैज़र्ड या मैन मेड खतरा भी बोल सकते हैं। जैसे कि बम बनाया तो अपनी सुरक्षा के लिए होता है लेकिन कई बार अगर उसमें कुछ गलती हो जाती है तो फट के जब वो फट जाता है तो अपने ऊपर नुकसान हो सकता है, ठीक है? बम ब्लास्ट लोग जानबूझ के किसी प्रकार की चोरी कर लेते हैं, साइबर क्राइम कर रहे हैं, टेरर अटैक्स हो जा रहे हैं, मूव अटैक मतलब लोग जानबूझ कर किसी कार्यालय पर अटैक करते हैं। तो कहने का मतलब विभिन्न प्रकार के जो खतरे हैं, जो ऑफिस पे किसी एरिया में जो कोई ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, उस पे हो सकते हैं। तो जब ऐसी स्थिति में जो लोग काम कर रहे हैं, जब उनको हम कोई प्रोटेक्शन देते हैं, कोई सेफ्टी देते हैं, कोई सिक्योरिटी देते हैं, तो उसको बोलते हैं ऑफिस सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे बताया कि चाहे ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक हो या प्राइवेट हो, दोनों ऑर्गेनाइजेशन में हमें उन लोगों जो लोग हमें काम के लिए रखे हैं, उनको हमें सेफ्टी और सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी ताकि वो लोग उस ऑर्गेनाइजेशन का काम स्मूथ तरीके से कर सकें। अब हम बात करते हैं कि क्या-क्या हज़ार्ड्स और क्या-क्या सेफ्टी और सिक्योरिटी के हज़ार्ड्स हो सकते हैं, क्या-क्या खतरे हो सकते हैं। जैसे मैंने ब्रीफ में अभी थोड़ा इंट्रोडक्शन में बताया। हज़ार्ड्स को मैं 2 प्रकार से विभाजित करता हूँ। एक कैटेगरी में मैं यहाँ पे रख रहा हूँ नेचुरल हज़ार्ड्स। नेचुरल हज़ार्ड्स का साधारण भाषा में डिज़ास्टर मैनेजमेंट में काफ़ी डिटेल में इसमें पढ़ाया गया है, लेकिन यहाँ पे आपको मैं शॉर्ट में बताता हूँ। नेचुरल हज़ार्ड्स मतलब हमारे प्रकृति में कुछ ऐसे प्रोसेस हो रहे हैं, प्रक्रियाएँ हो रही है, जब उनमें थोड़ी-सी कुछ गड़बड़ हो जाती है, तो वो किसी प्रकार का आपदा लाती है, किसी प्रकार का नुकसान लाती है ह्यूमैनिटी या उसके कुछ संसाधनों के लिए, तो उसको बोलते हैं नेचुरल हैज़ार्ड। देखिए, जैसे कि मैं बोल सकता हूँ कि धरती घूम रही है, ठीक है? और धरती जो है टेक्टोनिक प्लेट्स की बनी है, लेकिन वो टेक्टोनिक प्लेट्स जब मूवमेंट में उनमें कुछ गड़बड़ हो जाती है, तो अर्थक्वेक आ जाता है। जब अर्थक्वेक आ जाता है किसी समुद्र इलाके के किनारे नीचे, तो वो सुनामी भी बन जाता है। तो कहने का अर्थ है कि नेचुरल प्रोसेस की वजह से जब उनकी गड़बड़ी से कोई खतरा पैदा होता है या लोगों को नुकसान होता है, तो नेचुरल हैज़ार्ड्स होते हैं। तो अब ये नेचुरल हैज़ार्ड्स कौन-कौन से कुछ मैंने यहाँ पे लिखे, जैसे फ्लड आ जाना, मतलब बारिश तो नॉर्मल तरीके से हो तो वो लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है, लेकिन हद से ज़्यादा हो जाए तो वो फ्लड में कन्वर्ट हो जाती है, तो वो खतरा हो सकता है। और अब कोई ऑफिस ऐसे एरिया में है कि जहाँ पे बारिश ज़्यादा हो सकती है, वहाँ फ्लड आने के चांस है, तो वहाँ पे कैसे सेफ्टी और सिक्योरिटी देनी चाहिए? किस प्रकार से वो हैज़ार्ड मतलब डिज़ास्टर में कन्वर्ट हो सकता है? तो पहला मैंने यहाँ लिखा है फ्लड। दूसरा है अगर कोई हिली एरिया है, जहाँ पे लैंडस्लाइड होने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो वो आपने ये खतरा हो सकता है। नेक्स्ट है अर्थक्वेक। अर्थक्वेक कहीं भी आ सकता है, लेकिन कुछ ऐसे ज़ोन्स हैं, जैसे सेस्मिक ज़ोन 1, 2, 3, 4, 5 मतलब 5 में सबसे ज़्यादा आने के चांसेस होते हैं। तो अगर ये खतरा है अर्थक्वेक का हैज़ार्ड का खतरा है तो वहाँ पे भी सेफ्टी और सिक्योरिटी देखनी पड़ेगी। नेक्स्ट है एवलांच ग्लेशियर, बहुत सारी जगह जहाँ पे बर्फ ज़्यादा पड़ती है और स्लोपी एरिया है तो वहाँ एवलांच आने के चांसेस होते हैं। सुनामी जहाँ पे समुद्री इलाके होते हैं, समुद्री तट के इलाके होते हैं और वहाँ पे सुनामी जब अर्थक्वेक आ जाता है तो सुनामी तब्दील हो जाती है। अब नेक्स्ट है मैन मेड हैज़ार्ड्स में मानता हूँ कि इंसान द्वारा कुछ ऐसी चीज़ें बनाई या इंसान द्वारा अपने बेनिफिट के लिए कुछ ऐसे आविष्कार आविष्कार किए हैं, पर वो आविष्कार उसके लिए अभिशाप भी बन सकते हैं, लेकिन जब उनको सही प्रकार से प्रयोग में लाया जाए। तो जैसे हज़ार्ड सोच सकता है कि अगर कोई बिल्डिंग बनाई है, कोई कमरा बनाया है, लेकिन उसमें कोई वेंटिलेशन नहीं है,
कोई हवा आने जाने का रास्ता नहीं है, तो लोग घुटन से मर सकते हैं, तो ये खतरा बन सकता है जहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर वहाँ पे प्रॉपर प्रकार की इल्यूमिनेशन मतलब रोशनी नहीं है, तो वहाँ पे काम करते समय उसको चोट पहुंच सकती है, नुकसान पहुंच सकता है काम करने वाले को। नेक्स्ट है ज्यादा अधिक नॉइज। आज के टाइम में विभिन्न प्रकार की मशीनें जो प्रयोग में ला रहे हैं, तो मशीनों से बहुत ज्यादा अगर नॉइज हो जाए, कई कंट्रोल में चलती है, लेकिन कई बार कंट्रोल ना होने के अचानक कोई ऐसा नॉइज क्रिएट हो जाए, तो जिससे लोगों के में जो वहाँ काम कर रहे हैं उनके कानों के पर्दे फट सकते हैं, उनको विभिन्न प्रकार का मानसिक बीमारी भी हो सकती है नॉइज से, तो ये खतरा हो सकता है। नेक्स्ट है फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द बिल्डिंग। नेक्स्ट खतरा ये है कि जहाँ पे वो लोग काम कर रहे हैं, वहां पे वो बिल्डिंग किस प्रकार से बनाई गई है, क्या वो अर्थक्वेक रेजिस्टेंस के हिसाब से बनाई गई है कि नहीं बनाई गई है, उसको उस प्रकार से मटेरियल से बनाई गई कि नहीं बनाई गई जैसे कि वो बननी चाहिए। नहीं तो ऐसा हो कि वो बिल्डिंग में तो 100 स्टोरी बनाई, लेकिन वो उसमें उस क्षमता नहीं हो उतने लोग काम करने की, तो वो टूटने का डर हो सकता है। नेक्स्ट है एग्जिस्ट, मतलब लोग जो कहाँ से बाहर आएंगे, अगर ऐसी आपदा वाली स्थिति हो जाए तो लोग कहाँ से बाहर आएंगे, कहाँ से अंदर जाएंगे। इस प्रकार के अगर सिस्टम क्लियर नहीं है उस बिल्डिंग के अंदर, तो वो एक खतरा बन सकता है। नेक्स्ट है हैंडलिंग एंड स्टोरेज। सामान हर ऑर्गेनाइजेशन में होता है, लेकिन वो सामान खतरा भी बन सकता है जब आप उनको सही प्रकार के स्टोरेज नहीं करते हो। ऐसा नहीं हो कि सामान आपने इतना हैवी सामान रख दिया और वो सामान गिर के उससे दूसरों को नुकसान पहुंचाए, तो ये हैंडलिंग और स्टोरेज का खतरा हो सकता है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, तो देखा गया कि बिजली से चलने वाले जितने भी यंत्र होते हैं बहुत खतरनाक होते हैं, उनको अगर सही प्रकार से प्रयोग नहीं करेंगे तो उससे कई प्रकार का नुकसान हो सकता है। उसके बाद जो फर्नीचर और विभिन्न प्रकार की चीजें आप उपयोग लाते हैं, टेबल कुर्सी जो भी चीजें आप यूज करते हैं, तो उन फर्नीचर को, उन सभी वस्तुओं को सही प्रकार से, सही ढंग से, सही क्वालिटी के साथ वहां पे रखा होना चाहिए, नहीं तो वो टूटने से, गिरने से नुकसान हो सकता है, तो ये एक प्रकार का हजट हो सकता है। नेक्स्ट है लेडर एंड स्टैंड्स। आपने देखा होगा कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन विभिन्न प्रकार की सीढ़ियां होती हैं और स्टैंड्स हो सकते हैं काम करने के लिए या सामान को उतारने के लिए, लेकिन अगर उनकी कंडीशन और क्वालिटी सही नहीं है, तो वहां पे जो वर्कर है उसको नुकसान हो सकता है, उसके लिए वो खतरा बन सकता है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंस है ऑफिस सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की। तो काफी पॉइंट अभी तक हमने इंट्रोडक्शन और इसका कॉन्सेप्ट समझ लिया, पर्पस भी पढ़ा, और किस प्रकार से हजर्स क्या क्या हो सकते हैं। तो इन्हीं सभी पॉइंटों को माइंड में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए, अब हम इसका महत्व बता सकते हैं कि ऑफिस सेफ्टी और सिक्योरिटी क्यों करनी चाहिए। पहली बात है कि ऑफिस इंपॉर्टेंस क्यों है ऑफिस सेफ्टी और सिक्योरिटी की। ये इसलिए कि हमने लोगों को अवेयर करना है, ठीक है। तो लोगों को जब अवेयर करोगे कि जिस एरिया में रह रहे हो, हर एरिया का कोई ना कोई hazard, कोई ना कोई खतरा जरूर होता है, तो उस खतरे के बारे में उनको अवेयर करना, उनको जानकार करना। जब वो जागरूक होते हैं तो उनको पता होगी ये चीज यहाँ पे फ्लड आने के चांस है, अर्थक्वेक आने के चांस है या सुनामी आने के चांस है, तो इंसान अपने आप को प्रिपेयर्ड रखता है। ऐसी स्थिति अगर हो जाए तो वहां से बच सकता है, दूसरों को बचा सकता है। नेक्स्ट है, अब जो हजर्ड है, जो खतरा वहां पे आ सकता है उस एरिया में, जो वल्नरेबिलिटीज हैं, तो उनके लिए उसको ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी है। उसको जब उसको पता है, तो उसको जब ट्रेनिंग दोगे तो वो आसानी से अपने आप को तो बचाएगा ही और दूसरों को भी बचाएगा। नेक्स्ट महत्व होता है टू सिक्योर द डाटा ऑफ द ऑफिस, ठीक है। अब हम ऑफिस की बात कर रहे हैं, तो ऑफिस में विभिन्न प्रकार का डाटा हो सकता है, तो उस डाटा को किस प्रकार से सिक्योर किया जाए, कहाँ पे रखा जाए, और किस डाटा को किस सिक्योरिटी के साथ रखा जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो ये ऑफिस सेफ्टी और सिक्योरिटी में आता है। नेक्स्ट है ऑफिस सेफ्टी का जो इम्पोर्टेंस मैं मानता हूँ कि आप लोगों को मोटिवेट करते रहते हो, एम्प्लॉइज को, ठीक है। आप जब आप बताते हो कि हमारा ऑफिस सेफ है, सिक्योर है, आपको किसी प्रकार का खतरा नहीं है, तो लोगों को आप मोटिवेट करोगे काम करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है स्मूथ एंड फास्ट फंक्शनिंग। तो अगर आपका ऑफिस सेफ है, सिक्योर है, लोग जब मोटिवेटेड हो काम करने के लिए, तो वो सही प्रकार से, तेजी से और सही स्मूथनेस के साथ आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे। जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से काम करेगी, तो अपने ऑब्जेक्टिव्स को, जो भी उसके उद्देश्य होंगे, उसको आराम से प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है लॉ लॉस। तो अगर आप को पता है हमारे एरिया में कौन सा हजर्ड आने वाला, आप उसके लिए ट्रेन हो, जब आप ट्रेन हो तो वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए कम से कम लॉस, उस ऑर्गेनाइजेशन कम से कम लॉस पहुंचने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि लोग ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होते हैं। लेकिन लोग प्रिपेयर्ड नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है, जानकारी नहीं है, तो जब किसी प्रकार का हजर्ड आ जाता है, हजर्ड आने के बाद डिजास्टर में तब्दील
तब होता है जब लोगों को जानकारी नहीं होती, उससे लॉस ज्यादा होता है। नेक्स्ट मैं मानता हूँ इम्पोर्टेंस, अगर आप ऑफिस की सेफ्टी और सिक्योरिटी बननी है तो वो लोग काम ज्यादा करेंगे, जब काम ज्यादा करेंगे तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्शन ज्यादा होगी, जिस प्रकार का भी काम कर रहे हैं वो प्रोडक्शन, उस काम की प्रोडक्शन ज्यादा होगी। नेक्स्ट है लेस एब्सेंटीज एट वर्क। तो देखो काम पे ना आना, काम पे ना आने का मेन कारण होगा जहां पे आप सेफ नहीं होगे, सिक्योर नहीं होगे, वहां काम करने क्यों जाओगे, वहां कोई ना कोई बहाना लगाने की कोशिश करोगे, अपने आप को वहां से एब्सेंट करने की कोशिश करोगे। लेकिन अगर ऐसा स्थान है जहां पे आप को लगता है कि मैं यहाँ पे सिक्योर हूँ, सेफ हूँ, वहां पे आप ज्यादा मोटिवेशन के साथ जाओगे और अपनी प्रेजेंस ज्यादा दोगे। नेक्स्ट है गेट क्वालिफाइड वर्कर। गेट क्वालिफाइड वर्कर का मतलब है कि जहां आप सेफ्टी और सिक्योरिटी की बात करते हो, तो वहां पे आपको वो लोग मिलेंगे जिन लोगों की आपकी जरूरत है। अब आप ऐसी स्थिति है जहां पे ना तो सिक्योरिटी है ना तो सेफ्टी है, तो एक क्वालिफाइड बंदा है वो क्यों जाएगा वहां, क्योंकि उसको सेफ्टी और सिक्योरिटी नहीं है। लेकिन अगर ऐसा स्थान है जहां पे आप उनको सभी प्रकार की सेफ्टी और सिक्योरिटी दोगे, तो जिस प्रकार की क्वालिफाइड आपको पर्सनल चाहिए, वो पर्सनल आपको मिलेगा। नेक्स्ट है, तो अगर आपका ऑफिस सिक्योर है, सेफ है, तो जो सर्विस प्रोवाइडर मतलब जो आपका कर्मचारी है, वो अच्छी सेवा दे पाएगा सर्विस रिसीवर को, मतलब आपके कस्टमर को। तो अगर दोनों के बीच में अच्छा तालमेल है तो एक अच्छा रिलेशनशिप बना रहेगा। तो ये सब बहुत सारी इंपॉर्टेंस मैंने यहाँ पे लिखी। नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे है, जो टॉपिक हमने पढ़ना है कि क्या क्या स्टेप्स हैं जिससे हम इंप्रूव कर सकते हैं ऑफिस की सिक्योरिटी या सेफ्टी को। ठीक है, तो फिर से मैं बोलता हूँ, वो सारे पॉइंट हम दोबारा यहाँ पे दोहराते हैं तो थोड़ा अलग तरीके से यहाँ पे लिखेंगे। कि बात कर रहे हैं कि किस प्रकार के क्या क्या स्टेप्स से हम जो सिक्योरिटी है ऑफिस की इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। पहला काम आपने क्या करना है, आपने देखना है अवेयरनेस। जब तक आप किस, मैंने बोला कि हर एरिया में कोई ना कोई डिजास्टर या हजर्स आने के चांसेस रहते हैं, किसी प्रकार का खतरा जरूर होता है वहाँ। तो हमें सबसे पहले उस एरिया के जो हजर्स हैं, जो खतरे हैं, चाहे वो उस बिल्डिंग के अंदर के हों या उस बिल्डिंग के बाहर के हों, उन सभी हजर्स के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, हमें अवेयरनेस होनी चाहिए। तो अवेयरनेस होगी तभी अपने आप को प्रिपेयर करेंगे। अब नेक्स्ट काम होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन का हेड है या पूरी ऑर्गेनाइजेशन है, उनको एक प्लान बनाना पड़ेगा कि हमारे एरिया में कौन कौन से हजर्स हैं, उनको फाइंड आउट करो और उन खतरों को किस प्रकार से उनको रिजॉल्व किया जाए, उनका सामना किस प्रकार से किया जाए, उसका एक पूरा प्लान होना चाहिए। नेक्स्ट है ऑफिस सेफ्टी में हो सकता है कि अब यहाँ पे बात करते हैं कि कोई फेक एम्प्लॉय जो वहां का ना हो, बिना आईडी के वहां आ जाए, जिसके बाद अगर आपने आईडी रखी नहीं है तो कोई भी अंदर आ सकता है। कोई भी अंदर आ गया तो आपके ऑफिस की किसी भी प्रकार की डाटा को चोरी कर सकता है, किसी प्रकार का अटैक कर सकता है, बम ब्लास्ट कर सकता है। तो आपने ये दूसरा या तीसरा स्टेप में यहाँ बोलूंगा कि उसको आपने रखना है कि हर इंप्लॉय जो भी वहां पे एंटर कर रहा है उसकी एक पहचान पत्र होना चाहिए उसके साथ, जिससे आप जान सको कि ये इंसान यहाँ पे काम करता है। नेक्स्ट है चौथा पॉइंट। अब आपने हजर्ट्स के बारे में देखिए क्या क्या खतरे हैं, तो खतरों के हिसाब से अपने जो वर्कर है उसको आपने ट्रेन करना है। जब उसको ट्रेन करोगे उस हजर्ट के हिसाब से, तो अपने आप को आसानी से बचाएगा और दूसरों को भी बचाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है टू कीप एडुकेट सिक्योरिटी पर्सनल। तो अब खतरे अलग अलग हो सकते हैं, जैसे कि डिजास्टर वाला होगा, नेचुरल मैन मेड होगा, तो आज के टाइम में स्पेसिफिक फोर्सेस बन गई है, जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट और रिस्पांस फोर्सेस। तो ऐसी इस प्रकार की फोर्सेस आपकी ऑर्गेनाइजेशन बड़ी है तो इस प्रकार की कुछ 10 या 20 लोग आप रख सकते हो कि कभी भी इस प्रकार का कोई डिजास्टर हुआ तो वो दूसरे लोगों को आसानी से बचा सकेगा। तो अगर इसके अलावा नेचुरल हैजर्ड के अलावा अगर कोई दूसरे जो टेररिस्ट अटैक होते हैं तो उसके लिए भी आपने इस प्रकार की फोर्स को वहां तैनात रखना है जो लोगों को बचा सके। तो अब आपने जो सिक्योरिटी पर्सनल तो रखे, तो उनके साथ वो हाथों से तो लड़ाई नहीं कर सकते, सामना नहीं करेंगे किसी भी टेररिज्म या किसी भी डिजास्टर का। तो उनको एक एडुकेट, एक प्राप्त मात्रा में उनको सिक्योरिटी की इक्विपमेंट्स या मशीन्स जरूर होनी चाहिए, चाहे गन की बात कर रहे हैं या दूसरे जो इक्विपमेंट्स होते हैं डिजास्टर के, उनके पास होने चाहिए ताकि वो दूसरों की मदद तो कर सकें, अपनी भी कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट है सर टू कीप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड टू सिक्योर द ऑफिस डाटा। देखो पासवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे। बहुत सारी आज के टाइम हम जो कंप्यूटर और इंटरनेट के थ्रू सारे काम कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में कंप्यूटर में हो या इंटरनेट में हो या किसी भी प्रकार का आईडी हो जहां पे आप अपना एक पासवर्ड रखते हैं, तो उस पासवर्ड को आपने स्ट्रॉन्ग रखना है जिसको आसानी से तोड़ा ना जाए और कोई भी उसको यूज ना कर सके। तो जब तक आप इसको नहीं करोगे, पासवर्ड को सही नहीं रखोगे, तो आपका डाटा आराम से चोरी हो सकता है और ये ऑफिस की सिक्योरिटी में नहीं माना जाता। नेक्स्ट
रिक्रूट फिजिकल एंड मेंटली स्ट्रांग पर्सन। तो कहने का अर्थ है कि आपने उन्हीं लोगों को रखना है जो मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ है। अब आपने ऐसा पहले बीमार इंसान को रखा है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, अपने ऑर्गेनाइजेशन में, जो खुद की देखभाल नहीं कर सके या फिजिकली वीक हो, तो अगर वहां पे कोई सिक्योरिटी का अटैक हो जाता है तो दूसरों को तो बचाए, अपने आप को तो बचाएगा नहीं, दूसरों को भी नहीं बचा पाएगा। तो आपने ध्यान में रखते, आपने कहीं भी देखा होगा कि जब भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए लोगों का चयन होता है तो वहां पे फिजिकल और मेंटल टेस्ट होता है, तभी उसके बाद ही लोगों को उस ऑर्गेनाइजेशन में एंटर किया जाता है। नेक्स्ट है टू कीप सिक्योरिटी कैमरास। तो आज के टाइम में आपने देखा होगा हर ऑर्गेनाइजेशन में सिक्योरिटी कैमराज है और अलग अलग एंगल से वो हर चीजों को कैप्चर किया जा रहा है, उनको रिकॉर्डिंग हो रही है। वो इसलिए ताकि अगर किसी भी प्रकार की कोई घटना होती है, गलत घटना होती है, तो उसको आप बाद में जांच करके देख सको कि उसमें डिफॉल्टर कौन था या कल्प्रिट कौन है। उसके बाद नेक्स्ट है टू इंस्टॉल सिक्योरिटी अलार्म्स। तो सिक्योरिटी कैमरा के अलावा भी अगर कोई आपके ऑर्गेनाइजेशन में ऐसी छेड़खानी करता है जो आपके प्राइवेसी के खिलाफ होती है, तो ऐसी स्थिति में वो अलार्म, वो घंटी बजनी शुरू हो जाएगी ताकि आपके जो सिक्योरिटी पर्सनल है वो जो सिक्योरिटी तोड़ रहा है उसको पकड़ सके। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट मैं मानता हूँ जो स्टेप है इसमें सिक्योरिटी इम्प्रोवाइजेशन के लिए, वो है कि आपने रेगुलर चेक करना अपनी सिक्योरिटी सिस्टम। ऐसा नहीं कि आपने एक बार कैमरा सेटअप कर दिया, आपने ऐसा अलार्म एक बार लगा दिया और दोबारा उसको चेक ही नहीं किया, और जब उसको बजना चाहिए था, जब उस कैमरे को रिकॉर्ड करना चाहिए था, और तब वो काम ही नहीं कर रहा है। तो ये बहुत सारे स्टेप्स मैंने यहाँ पे बताए जिनको आपने एग्जाम में लिखना है और ध्यान रखना है जब आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर जिसका नाम है साइबर क्राइम। तो 19th सेंचुरी में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन हुआ, बहुत बड़ी क्रांति हुई, और उस क्रांति इन्वेंशन ने जो है मैं बोलता हूँ कि टाइम और डिस्टेंस, दूरी और समय की बहुत सारा बचत की। और इस रेवोल्यूशन और इस क्रांति के या इस इन्वेंशन की जो मैं बात करता हूँ यह है कम्युनिकेशन फील्ड में है, और इसका नाम है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी बोल सकते हैं। ठीक है, जिसमें जो आपका, जिसमें आप लाखों करोड़ों लोगों से सेकंड्स के अंदर बात कर सकते हो, और इस इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन या टेक्नोलॉजी का नाम है इंटरनेट। ठीक है, तो इंटरनेट वर्ड आया है इंटर कनेक्शन से। तो इंटरकनेक्शन का पूरा का मतलब क्या होता है, मैं साधारण भाषा में आपको बताऊंगा कि एक नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स, कि विभिन्न प्रकार के कंप्यूटरों को जब हम इंटरकनेक्ट कर देते हैं, तो जहां पे आप इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हो बाय यूजिंग द सेम सेट ऑफ स्टैंडर्ड एंड प्रोटोकॉल। ठीक है, कहने का अर्थ है कि जब आप बहुत सारे कंप्यूटर के, दुनिया भर के कंप्यूटर को जब इंटरकनेक्ट कर दिया और एक सेट ऑफ स्टैंडर्ड, एक प्रोटोकॉल, एक रूल रेगुलेशन के साथ जब इंफॉर्मेशन को चेंज करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, तो उस पूरे वेब को, उस पूरे सिस्टम को बोलते हैं इंटरनेट, या नेटवर्क कनेक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि साइबर क्राइम क्या है। तो अब इस प्रकार जो मैंने बोला कि इंटरनेट के थ्रू आप विभिन्न लोगों से बातचीत कर सकते हो, अपनी इंफॉर्मेशन को भेज सकते हो, किसी की इंफॉर्मेशन को रिसीव कर सकते हो। तो ऐसी स्थिति में हर इंसान विभिन्न प्रकार के सिस्टम को यूज करता है, कोई एप्लीकेशन का यूज करता है, कोई मेल आईडी का यूज करता है, विभिन्न प्रकार के सिस्टम का प्रयोग करता है अपने हिसाब से, अपनी प्राइवेसी के हिसाब से। लेकिन अगर कोई इंसान किसी की इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करता है, उसको बताए बिना, या उसकी इंफॉर्मेशन को चोरी करता है, स्टील करता है इलीगली, बिना कानूनी, कानूनी इलीगली मानेंगे कि जब तक उस इंसान को, जिससे वो इंफॉर्मेशन ले रहा है, जिसके कंप्यूटर से ले रहा है, जिसकी आईडी से ले रहा है, उसको बिना बताए जब उस इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करता है, सबको बता देता है, या वहां से चुरा लेता है उसके कंप्यूटर से या इंटरनेट से, तो इस ऐसे सिस्टम को, ऐसे कार्य को, या ऐसे एक्ट को बोलेंगे साइबर क्राइम। ठीक है, तो दूसरे शब्दों में हम ये भी बोल सकते हैं कि जब इंफॉर्मेशन को किसी की कंसेंट या बिना किसी की सहमति से, पूछताछ के बिना जब उससे चोरी की जाती है, जब आप किसी को थ्रेट करते हो, या उसकी इंफॉर्मेशन को, या उसके पैसे को, या उसके पासवर्ड को चोरी कर लेते हो उसको बिना बताए, तो ऐसी स्थिति में इसको बोलेंगे हम साइबर क्राइम। ठीक है, तो साइबर क्राइम मैक्सिमम कहाँ से होते हैं? साइबर मीन्स कंप्यूटर और इंटरनेट के थ्रू किसी इंफॉर्मेशन को चोरी करना, या बिना बताए किसी इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करना, या अपने फायदे के लिए उसका प्रयोग करना। ठीक है, तो आज के टाइम में सबसे ज्यादा जो क्राइम्स बढ़ते जा रहे हैं वो है साइबर क्राइम्स, और
इन साइबर क्राइम जो कॉन्स्टेंटली मैं बोलता हूँ लगातार बढ़ते जा रहे हैं, वो इसलिए बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि साइबर क्राइम को करना बहुत आसान है। साइबर क्राइम को करने के लिए सिर्फ एक इंसान जो एक जगह बैठ के एक कंप्यूटर का प्रयोग से विभिन्न प्रकार के साइबर क्राइम कर सकता है। तो जैसे आपकी दूसरी बात करें कि चोरी करना, अगर किसी के घर से चोरी कर रहे हैं तो उसमें 8-10 लोगों की जरूरत होती है। वो कहीं पे दरवाजा तोड़ेंगे, खिड़की तोड़ेंगे, लॉकर तोड़ेंगे तो वहां से पैसा ले जाएंगे, किसी प्रकार की इंफॉर्मेशन ले जाएंगे। लेकिन साइबर क्राइम एक ऐसा क्राइम है जहां पे आप सिर्फ एक कंप्यूटर और एक इंसान की जरूरत है। अगर उसमें वो स्किल्ड है उस काम करने में, तो वो उस क्राइम को आसानी से कर सकता है। तो अगर हम बात करें कि साइबर क्राइम की, तो 2014 की जो एक रिपोर्ट है जिसमें ये बताया गया कि एनुअल डैमेज जो ग्लोबल इकोनॉमी को जो डैमेज हुआ है जो साइबर क्राइम के थ्रू वो हुआ है 445 बिलियन, एक बहुत बड़ी रकम है। तो दुनिया भर में विभिन्न प्रकार के साइबर क्राइम के लॉज बनाए हैं जिससे साइबर क्राइम को रोका जाए। तो इंडिया में भी साइबर क्राइम को रोकने के लिए एक लॉ बना है जिसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, ठीक है। और इस एक्ट को कब लागू किया गया है? 17 अक्टूबर 2000 में। अब हम बात करते हैं कि अब इतने इस प्रकार के घोर या गंभीर क्राइम्स अगर हो रहे हैं पूरे देश भर या पूरी दुनिया में, जिसका नाम है साइबर क्राइम, तो उसको कैसे प्रिवेंशन या इसका रोकथाम किस प्रकार से की जाए। सबसे पहली शुरुआत होती है पहले पॉइंट से, वो है कि स्ट्रॉन्ग साइबर लॉज होने चाहिए। तो कहने का दुनिया भर में एक तो विभिन्न विभिन्न प्रकार के लॉज हैं जिसमें कहीं पे किसी को सजा मिलती है, किसी को नहीं मिलती है। तो लॉज दुनिया भर पे समान होने चाहिए किसी भी देश, क्योंकि साइबर क्राइम किसी भी देश के किसी भी कोने से किया जा सकता है। तो इसके लिए इंटरनेशनल साइबर लॉज होने चाहिए कि अगर कोई किसी की इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करता है या चोरी करता है तो इस प्रकार से उसको पनिशमेंट मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट में मानता हूं कि आपने, अब बात इंडिविजुअल लेवल की बात करते हैं कि किसी भी इंसान ने अपने कंप्यूटर को विदाउट पासवर्ड के ना ही उसको खुला छोड़ना है, ना ही अपने पासवर्ड किसी को देना है। तो अगर अपना पासवर्ड किसी को देते हो तो मतलब आपने अपनी इंफॉर्मेशन की हत्या कर दी, वो इंफॉर्मेशन लीक होगी, उसको आराम से कोई चोरी कर सकता है। नेक्स्ट है द यूज ऑफ फुल सर्विस इंटरनेट सिक्योरिटी। तो कहने का अर्थ है कि जब आप सर्विस, सबसे बड़ी बात है कंप्यूटर यूज किया, उसके बाद कंप्यूटर यूज करने के बाद आपने जो इंटरनेट जो सर्विस यूज कर रहे हो उसको फुल सिक्योरिटी के साथ यूज करो। उसका पासवर्ड या जो भी आप उसमें सिक्योरिटी सिस्टम रखते हो उस प्रकार से रखो ताकि उसको कोई आसानी से तोड़ ना सके। तो इंटरनेट सिक्योरिटी के साथ आप बात करते हैं कि आपका स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, चाहे इंटरनेट सिक्योरिटी में पासवर्ड की बात करें, आपके कंप्यूटर की बात करें, आपके लैपटॉप की बात करें, आपके मोबाइल फोन की बात करें, आपकी ईमेल आईडी की बात करें, हर जगह एक आपका पासवर्ड होता है जिसको आपने प्रयोग में लाना और स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, जिसको आसानी से तोड़ नहीं सके। नेक्स्ट है, अब आपने पासवर्ड तो रखा है, तो पासवर्ड को तोड़ने का प्रयास किया जाता है। तो उस पासवर्ड को अगर आप फ्रीक्वेंटली बार बार चेंज करते रहते हो तो जो आपका इंफॉर्मेशन लेने वाला है, चोरी करने वाला, वो आसानी से आपके पासवर्ड को तोड़ नहीं सके आप जब आपको बार बार उसको चेंज करते रहते हो। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं मानता हूँ कि आपके कंप्यूटर जो है उसको हमेशा अपडेटेड रखना चाहिए। उसमें जो सॉफ्टवेयर आपने रखा हुआ है, जो सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर रखता है, उसको आपने अपडेटेड करते रहना है। नेक्स्ट है टू मैनेज योर सोशल मीडिया सेटिंग्स। तो बहुत सारी सोशल मीडिया हम यूज करते हैं जहाँ पे अपनी इंफॉर्मेशन हमने डाली होती है ताकि आपके दोस्त, फ्रेंड, रिलेटिव्स उसको देख सके। तो उन सोशल मीडिया की सेटिंग को आपने इस प्रकार से रखना है कि दूसरे लोग उसको एक्सेस नहीं कर सके, या जो लोग आपको जानते नहीं है वो उसको एक्सेस कर सके। तो आपने उसको प्रोटेक्टेड रखना ताकि आपकी इंफॉर्मेशन जो चोरी ना हो। नेक्स्ट है स्ट्रेंथन योर होम नेटवर्क। तो कहने का अर्थ है कि आपने घर का या बाहर का जहां के भी आपने नेटवर्क की बात करें तो उसको आपने स्ट्रेंथन रखना है, चाहे कंप्यूटर की बात करें या इंटरनेट की बात करें। उसके बाद टॉक टू योर चिल्ड्रन अबाउट द इंटरनेट। तो बच्चों सबसे ज्यादा उन लोगों से गलतियां होती है जिनको जानकारी नहीं होती है। तो जो पेरेंट्स हैं उनको बच्चों को बताना चाहिए कि कई बार वो ऐसी चीज कर रहे होते हैं जिनको उनको पता ही नहीं होता। तो उनको बताना चाहिए कि अब इंटरनेट क्या है, इससे क्या क्या खामियां हो सकती है, इसके क्या क्या खतरे हो सकते हैं। जब आप अवेयर करोगे तो इससे प्रिवेंशन हो सकता है साइबर क्राइम का। नेक्स्ट है, आपका कोई भी सॉफ्टवेयर है, चाहे मोबाइल फोन हो, लैपटॉप हो, टेबलेट हो, तो वहां पे आपने जो एंटीवायरस, क्योंकि जब भी स्कैम या साइबर क्राइम होता है वो इस प्रकार का प्रोग्राम आपके कंप्यूटर में डाल देंगे जो आपकी कंप्यूटर की नॉर्मल फंक्शनिंग को तोड़ देगा और वहां से इंफॉर्मेशन ले जाएगा। तो आपने उस वायरस को, इसके साथ लड़ने के लिए जो एंटीवायरस रखा होगा उसको आपने एक तो डाल के रखना है और दूसरा उसको कॉन्स्टेंटली उसको अपडेटेड रखना है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि क्या पर्पस
क्या उद्देश्य हो सकते हैं जो ऑफिस वर्क मेजरमेंट के, कि ऑफिस में जो हम काम करते हैं उसको किस प्रकार से इवैल्यूएट कर सकते हैं, किस प्रकार से देख सकते हैं कि कितना काम हुआ। तो साधारण भाषा में इस पूरी स्लाइड को मैं ब्रीफ अप करूंगा कि हमने पढ़ा है कि हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को दो भागों से डिवाइडेड किया है, या दो प्रकार के एडमिनिस्ट्रेशन या ऑर्गेनाइजेशन हो सकते हैं। एक होता है पब्लिक, एक होता है प्राइवेट। तो चाहे पब्लिक की बात करो चाहे प्राइवेट की बात करो, तो वहां पे आप विभिन्न प्रकार के ह्यूमन रिसोर्स रखते हो, लोग रखते हो, उनके साथ मटेरियल रिसोर्सेज देते हो, ठीक है। और उस ह्यूमन रिसोर्सेज में आप काम का डिवीजन करते हो, आप बताते हो, हायरार्की बनाते हो, पदानुक्रम करते हो कि प्रिंसिपल क्या काम करेगा, वाइस प्रिंसिपल क्या काम करेगा, प्रोफेसर क्या काम करेंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर क्या काम करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ क्या काम करेगा। तो सब कामों का विभाजन किया जाता है उस एडमिनिस्ट्रेशन को अपने ऑब्जेक्टिव या अपनी सर्विस को देने के लिए। तो अब किसने वो काम कितना किया, या जिसको जो रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई वो उसने किस प्रकार से निभाई, किस प्रकार से उस काम को किया, तो उसकी मेजरमेंट करनी बहुत जरूरी होती है, उसकी इवैल्यूएशन करनी बहुत जरूरी होती है। तो ऐसा प्रोसेस, ऐसा एक्ट जिसमें जो काम किसी एम्प्लॉय, किसी कर्मचारी को दिया जाता है, जब हम उसकी इवैल्यूएशन करते हैं, उसके काम की जांचते हैं, तो उसको बोलते हैं मेजरमेंट ऑफ वर्क, ठीक है। कि उसने उसको जिस पीरियड ऑफ टाइम, जितना उसको समय दिया था, उस समय के अंदर उसने कितना उस काम को किया जो उसको दिया गया है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं मेजरमेंट ऑफ ऑफिस वर्क, ठीक है। तो ऑफिस मेजरमेंट ऑफ ऑफिस वर्क को आप कोरिलेट, या इसका दूसरा नाम ये भी बोल सकते हैं रिपोर्टिंग ऑफ द ऑफिस वर्क, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कुछ मेन पर्पसेस कि क्या क्या उद्देश्य हैं जो मेजरमेंट ऑफ ऑफिस वर्क के। तो पहला पॉइंट मैं ये मानता हूं यहाँ पे, अगर हमने किसी प्रकार का टारगेट जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट है उसको हमने अचीव करना है, तो हमें मेजर करना पड़ेगा, हमने उसका मापन करना पड़ेगा या मूल्यांकन करना पड़ेगा कि कितना काम किया हमारे लोगों ने, हमारे कर्मचारियों को, और कितना काम अभी रह गया है, या किस स्पीड से वो कर रहे हैं, कितने समय के अनुसार कर रहे हैं, ठीक है। पहला पर्पज। दूसरा, कई बार हम इनइफेक्टिव टाइम, कहने का अर्थ है कि लोगों को ऐसा काम दिया गया होता है, इतना समय दिया होगा कि ठीक है 2 घंटे के अंदर समय दिया गया होता है, लेकिन वो काम 1 घंटे का होता है। तो आपने जब उनकी परफॉर्मेंस को मेजर करोगे कि हाँ ये काम तो 1 ही घंटे में हो रहा है, तो उस काम के लिए उसको 1 घंटा देना है। तो कुछ जो कमियां हैं उसको हमने एलिमिनेट करना है, ठीक है। नेक्स्ट है टू इवेलुएट एंड परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉइज। तो मेजरमेंट, जब आप उनके काम को, एम्प्लॉइज के काम को इवेलुएट करोगे, उनका मूल्यांकन करोगे, किसने कितना काम किया, एक दिन में कितना काम किया, तो ऐसी स्थिति में आप देख सकोगे कि कौन से इंसान या कौन से एम्प्लॉय कितना काम कर रहा है। नेक्स्ट है, हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपना काम करने का एक स्टैंडर्ड होता है, एक तरीका होता है। तो आप जब इवेलुएट करोगे, जब मेजरमेंट करोगे कि क्या काम सही हो रहा है, क्या उस स्टैंडर्ड से हो रहा है, उस नॉर्म के हिसाब से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जैसे ऑर्गेनाइजेशन ने सेटअप की है, तो ये इसका नेक्स्ट पर्पज मैं मानूंगा ऑफिस मेजरमेंट ऑफ ऑफिस वर्क। नेक्स्ट है टू नो द टाइम रिक्वायर्ड टू फॉर ए सिंगल टास्क। तो कहने का था, जब आप मेजरमेंट करोगे एक इंसान पे उसने कितना काम किया, दूसरे को कितना किया, फिर 10 बंदों का जब आप काम देखोगे कि इस काम को करने के लिए कितना समय लग सकता है, एक सिंगल काम करने के लिए, उसी प्रकार से आप नेक्स्ट लोगों जो आपको आते हैं उनको आप उस काम को दे सकते हो। तो इससे आपको पता चलता है कि एक काम को करने में कितना समय लगता है। नेक्स्ट है, जब आप मेजरमेंट ऑफ वर्क करते हो तो उससे ये पता चलता है कि जो लोग आपने रखे हैं, क्या वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से जो वर्कर उस काम को कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो कि ऐसे पता चलेगा, ये तब पता चलेगा जब आप वर्क की मेजरमेंट करोगे। तो इस प्रकार देयरफॉर मैं मानता हूं कि मेजरमेंट ऑफ ऑफिस वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चाहे वो आप बात करें कि परफॉर्मेंस ऑफ वर्कर की बात करें, या उसकी बात करें, या हम बोल सकते हैं कि जो काम हमने एक अकॉर्डिंग टू प्लान चलाया है उसके हिसाब से वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो हमने चाहे वर्कर की परफॉर्मेंस देखना हो, या हमने ये देखना होगा कि जो हमारा उद्देश्य है ऑर्गेनाइजेशन का, जो हमने टारगेट रखा है वो अचीव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इस सारी चीजों को देखने के लिए हमें मेजरमेंट करना पड़ेगा ऑफिस वर्क का। तो अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ऑफिस मेजरमेंट ऑफ ऑफिस वर्क। तो इसकी इंपॉर्टेंस साधारण भाषा में यहाँ पे कुछ पॉइंट्स में मैं यहाँ पे बताऊंगा। पहला है टू नो द नीड ऑफ मैन पावर फॉर वर्क। तो ऑफिस मैनेजमेंट से पहले ही बात आपको पता चलेगी कितने लोग कितने काम को कर सकते हैं, या कितना समय में कर सकते हैं, और कितने लोगों की जरूरत है। तो ये तभी आपको पता चलेगी जब आप मेजरमेंट करोगे, ठीक है। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑफ वर्कलोड। तो जब आपको पता है कि कितने लोग, 10 लोगों का काम है, तो 10 लोगों को रखोगे और कितने प्रतिशत उन लोगों में बांटना है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा उस वर्कलोड का, तो ये आप तभी कर सकते हो जब मेजरमेंट करोगे इस वर्क का। नेक्स्ट है
कंपैरिजन करना है परफॉर्मेंस का एम्प्लॉइज के बीच में, तो ये तभी हो सकता है जब मेजरमेंट करोगे वर्क का। नेक्स्ट है डेटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट एंड वर्क। तो आप जब बात करोगे कि 1 घंटे में कितना काम हो सकता है, तो 1 घंटे का काम करने का कितना कॉस्ट हो सकता है। जब आपको पता ही नहीं है तो आप 1 घंटे का काम 4 घंटे से कराओगे और 4 घंटे का पैसा अलग से दोगे। तो ये आप तभी जान सकोगे कि एक काम का कितना पैसा होना चाहिए, वो मेजरमेंट ऑफ वर्क से ही पता चलेगा। नेक्स्ट है टू नीड टू नो ऑफ मशीन। तो आपने देखा कई बार जब आप मेजरमेंट वर्क करते हो आप, तो आपको लगता है कि इंसान तो यहाँ पे ज्यादा काम नहीं कर पा रहा है, और इसके साथ अगर हम इसको मशीन दे दिया जाए तो ये काम ज्यादा हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है टू एलिमिनेट इनफेक्टिव टाइम। इनफेक्टिव टाइम का मतलब है, ठीक है, जो ऐसा काम है जो 2 घंटे के अंदर हो सकता है, उसके लिए हमने 4 घंटे दे दिए हैं, या 1 घंटे का हो सकता है उसके लिए 2 घंटे दे दिए हैं। तो ये सारी चीजें आप तभी एलिमिनेट कर सकते हो, सभी चीजों को सुधार सकते हो जब आप मेजरमेंट ऑफ वर्क करोगे। नेक्स्ट है टू नो द कॉस्ट ऑफ कटिंग। कॉस्ट ऑफ कटिंग मतलब एक काम के लिए कितना पैसा लगना चाहिए, तभी हो सकता है जब आपको पता कि एक काम को कितना समय लग रहा है। जब आप उसको समय को रिड्यूस करोगे, कम समय के अंदर किसी काम को करोगे, तो उसकी कॉस्ट भी कम हो जाएगी, कटिंग हो जाएगी उसमें। टू मेक फ्यूचर प्लान्स। तो फ्यूचर प्लान तभी बनाओगे जब आप पास्ट के मेजरमेंट करोगे वर्क को। आप देखोगे कि हाँ, पास्ट वाले लोग इतना काम को इतने समय में कर रहे हैं, तो फ्यूचर वाले भी इतना ही करोगे, उससे ही आप जनरलाइजेशन कर पाओगे। नेक्स्ट है आप ट्रेन करोगे मैन पावर। कहने का है कि आप जो आपके पास लोग हैं, जो करंट लोग हैं, उनको आपने ट्रेनिंग देते रहोगे। जब उनको ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, ज्यादा एक्सपीरियंसेस करोगे, ज्यादा ट्रेनिंग दोगे, तो वो अच्छे से काम कर पाएंगे। तो ये तभी पॉसिबल है जब मेजरमेंट करोगे वर्क की। उसके बारे टू मेक रिक्रूटमेंट ऑफ शेड्यूल। तो कहने का अर्थ है जब आपको पता होगी कि हमारा काम जो है ये कितने लोगों से हो रहा है, अभी हमें कितने लोगों की जरूरत है इस काम को करने के लिए। जब आप मेजरमेंट करोगे तो आपको लगा कि हमारा काम पीछे रह जा रहा है, जो जितना हमारे पास लोग है वो इस प्रकार जितना काम करना चाहिए उतना नहीं कर पा रहे, तो आप नए लोगों की जो चयन कर सकते हो, भर्ती कर सकते हो, तो उसका शेड्यूल बना सकते हो। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है इसका, डिफिकल्टी इन मेजरिंग वर्क, ऑफिस वर्क। तो जिस प्रकार से हमने बहुत सारे पॉइंट रखे कि किस प्रकार से इम्पोर्टेंस है, या क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं ऑफिस वर्क को मेजर करने के लिए, लेकिन ये एक आसान काम नहीं है, बहुत डिफिकल्ट काम है। तो ये बहुत सारी डिफिकल्टीज आती है, तो उन सभी डिफिकल्टीज को हम यहाँ पे देख रहे हैं। पहली डिफिकल्टी है कि हमारे पास विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन, विभिन्न प्रकार के काम है, लेकिन अब तक हमारे पास भी कोई प्रॉपर या सिंगल मेथड नहीं है जिससे हम पता लगा सकें कि वर्क की मेजरमेंट कैसे की जाए। ठीक है, ये डिफिकल्टी आज के टाइम। दूसरा है डिफिकल्टी इन कंपैरिजन ऑफ वर्क। दो लोगों के काम में या उनके परफॉर्मेंस में कंपैरिजन करना आज के टाइम बहुत मुश्किल है, क्योंकि दो लोगों की इंटेलिजेंस लेवल अलग है, दोनों की फिजिकल या मेंटल क्षमता अलग है। तो कंपैरिजन करना जितना हम आसानी से बोलते हैं उतना आसान नहीं है। नेक्स्ट है जो लोग मेजरमेंट वर्क कर रहे हैं उनमें एक्सपर्टीज होनी चाहिए, वो लोग उसमें कुशल होने चाहिए। ठीक है, उनमें विशेषता होनी चाहिए ताकि वो अच्छे से मेजर कर सके। नहीं तो कई बार आप किसी ऐसे असाधारण इंसान को भेज दोगे, वो आपके पास जैसे जिस प्रकार के आप मेजरमेंट करना चाहे वैसे कर ही पाए और गलत इंफॉर्मेशन आपको दे दे। नेक्स्ट, जब आप अच्छे लोगों को रखते हो, एक्सपर्ट लोगों को रखते हो, तो वहां पे कॉस्ट बढ़ जाती है, और इस पूरे काम करने में, पूरा प्रोसेस को पूरा करने के लिए आपको बहुत ज्यादा पैसा देना पड़ सकता है। नेक्स्ट है इट इज टाइम टेकिंग प्रोसेस। तो कहने का अर्थ है कि इवेल्युएशन करना या मेजरमेंट करना ये आसान नहीं है। आप मेजरमेंट पूरे साल के बाद करते हो, पूरे साल के अंदर इवेल्युएट करते हो, आप बहुत सारी चीज प्रक्रिया मेथड यूज करते हो, तो बहुत टाइम टेकिंग के साथ साथ जैसे मैंने बोला तो कॉस्टली भी है। नेक्स्ट है डू नॉट गेट द सपोर्ट ऑफ मेजरिंग ऑफ ऑफिस वर्क। तो कहना करता है कि ऑफिस वर्क जिनके आप मेजर कर रहे हो, तो उनके साथ आपका तालमेल नहीं है। जब तक आप उनको मोटिवेट नहीं करोगे किस प्रकार से काम को करना है, कितने समय के अंदर करना है, जब अगर सब लोगों का जो अगर पूरे जो कर्मचारियों का अगर आपके साथ तालमेल नहीं है, तो आप वहां पे उनके सपोर्ट के बिना उस वर्क को मेजर नहीं कर सकते, जब लोग सहयोग ही नहीं करेंगे। नेक्स्ट है अनहेल्थी रिलेशनशिप ऑफ बॉस एंड वर्कर। तो कई बार आपने देखा होगा कि बॉस के साथ या वर्कर के अच्छे रिलेशनशिप नहीं होते हैं, तो ऐसी स्थिति में वर्कर जानबूझ के काम नहीं करता है। तो जब जानबूझ के नहीं काम कर रहा है, जितनी उसकी क्षमता है उस प्रकार से नहीं काम कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप जो सही प्रकार की जो वर्क मेजरमेंट है वो नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो वर्कर है हमेशा अपने कैपेसिटी से नीचे काम करेगा। उसके बाद नेक्स्ट है नॉट सपोर्टिव एनवायरनमेंट। का मतलब है कि अगर ऐसा एरिया में आपका काम है जहां पे ज्यादा शोर है, आप आपदाएं ज्यादा होती है, या काम हमेशा डिस्टर्ब रहता है, तो ऐसी स्थिति में भी आप जब काम ही नहीं हो पा रहा तो मेजरमेंट कैसे कर पाओगे, तो बहुत डिफिकल्ट रहता है। नेक्स्ट है
नॉट कोऑपरेटिव कस्टमर। तो कहने का अर्थ है कि आपका जो एम्प्लॉय है वो तभी अच्छा से काम कर सकता है, अच्छी सर्विस दे सकता है, जब जो वहाँ का कस्टमर है वो अच्छा सपोर्टिव है, सही प्रकार से लोगों के साथ, स्टाफ के साथ डीलिंग है। कई बार लोग बिना किसी वजह के भी दिक्कतें पैदा करते रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो एक सर्विस प्रोवाइडर जो अपनी सर्विस दे ही नहीं पा रहा हो, तो तब आप उसको वो अपनी क्षमता का प्रयोग ही नहीं कर पा रहे हो, तो ऐसी स्थिति में आप मेजर नहीं कर सकते कि कितना काम उसने किया। तो बहुत बहुत एंगल से, विभिन्न प्रकार के एंगल से डिफिकल्टी आ सकती है वर्क को मेजर करने में, जो पॉइंट्स मैंने यहाँ पे दिए। तो डियर फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, इसी के साथ पूरा टॉपिक खत्म हो चुका है। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक भी करना है और शेयर भी करना है, और साथ में आपने सब्सक्राइब करना है हमारे यूट्यूब चैनल ई टीचर को, और प्रेस करना है अपने बेल आइकन को, ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो इसके हमने थर्ड और फोर्थ यूनिट अभी अपलोड किया है, फर्स्ट और सेकंड यूनिट अपलोड करने जा रहे हैं, और सबके लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहाँ पे जाके आप तैयारी कर सकते हैं, अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो सकते हैं। तो ज़्यादा बुक्स आपको कंसर्न करने की जरूरत नहीं है डियर स्टूडेंट्स। तो मैं तो यही बोलूँगा, क्योंकि मेरे वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा 30 40 से 50 मिनट के होंगे, या 3 या 4 घंटे के अंदर आपको पूरा जो चारों यूनिट का मटेरियल आपको मिल जाएगा। आपने पूरी वीडियोस को सुनना है और साथ साथ नोट्स अपने बनाते जाइए, पॉइंट्स को लिखते जाइए, तो आराम से आप एग्जाम को अटेम्प्ट कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स ले सकते हो।